जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर है हमारा 67 और आज के लेक्चर में एक तो हम होम असाइनमेंट आपको दी गई थी वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट और एसोसिएटेड कंपनी, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने स्टार्ट किया था जिसमें इन्वेस्टमेंट और एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशंस सीख रहे थे हम। इसमें इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली थी, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन रह गई थी, उसको भी हम आज इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। अभी तक कोई नहीं? चलिए अब होम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये वॉल्यूम 2 चैप्टर 7 नजर आ रहा है? रिकॉर्डिंग में ठीक है? ये फ़ॉन्ट साइज स्मॉल तो नहीं है? ओके चलिए ठीक है। Question 2. Can I list any 6 mortgage and charges which are required to be registered under the provisions of Companies Act 2017? क्या बताना है? वो लिस्ट थी कंप्लीट, याद किए थे। टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस, ठीक है। कौन सा? मूवेबल, सिर्फ कीवर्ड्स बता दीजिए, कीवर्ड्स। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गुडविल, शिप एयरक्राफ्ट और अच्छा वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाली एग्जांपल भी तो थी, वो नहीं है। हाँ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, शाबाश। अच्छा, प्लेज को रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है? प्लेज को रजिस्टर करवाना भी रिक्वायर्ड है। चलिए, ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, इजी था आपके लिए। अच्छा, 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स, तो मुझे कितने लिखने चाहिए? एग्जाम्पल 6, उसने खुद से कह दिया है। लेकिन अगर खुद से 6 का वर्ड रिक्वायरमेंट में इंक्लूड ना होता तो भी मैं 6, क्योंकि आपने 1.1 नंबर ऐसे एलोकेशन नहीं करनी, बल्कि क्या करना है? 1 पॉइंट आधा नंबर एलोकेशन आपने खुद से कैसे करनी है? हमेशा 1 पॉइंट का आधा नंबर, 1 पॉइंट का आधा नंबर, 1 पॉइंट का आधा नंबर नहीं, ये कंसेप्ट गलत है। 1 पॉइंट का आधा नंबर, ये कंसेप्ट ठीक। नेक्स्ट बी पार्ट, केस स्टडी टाइप। ऑन 5 नवंबर 2022 ऑरेंज लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड ए लॉन्ग टर्म लोन ऑफ ₹300 million फ्रॉम मैंगो बैंक लिमिटेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ये कुछ प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवाई है, आप 2 प्रॉपर्टीज बताइए, आपने बताना है इन दोनों में कोई फर्क है कि नहीं हमारे लीगल प्रोविजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है फैक्ट्री बिल्डिंग सिचुएटेड इन कोयटा हैविंग वैल्यू ऑफ ₹200 million, और दूसरा शोरूम सिचुएटेड इन लंदन यूके हैविंग वैल्यू ऑफ ₹150 million। भाई ट्विस्ट किस में है? अमाउंट में 200 और 150 में के लोकेशन में? लोकेशन में, ठीक है। ये तो रूटीन वाला कंसेप्ट है ना हमारा, कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ही रजिस्टर हो रही है। रूटीन का प्रोसीजर कौन सा? रूटीन का प्रोसीजर कौन सा? कितने दिन? 30 दिन के अंदर क्या करना है? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज पर्टिकुलर्स के साथ किसको जमा करवाने हैं? रजिस्ट्रार को, ठीक है। रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान से सिचुएटेड, ये तो रजिस्टर करना रिक्वायर्ड नहीं होती है ना, ऐसे ही है? रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें भी पाकिस्तान में भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, चाहे हो सकता है फर्दर प्रोसीडिंग फॉरेन कंट्री में भी रिक्वायर्ड हो, पाकिस्तान में भी रिक्वायर्ड है पक्का। यानी यूके वाली प्रॉपर्टी चाहे यूके में रजिस्टर्ड हो भी रही हो, भाई यूके का भी तो एससीसीपी होगा, उधर हो भी, इधर भी पाकिस्तान में भी रजिस्टर करवानी है पक्का। पक्का नहीं, कच्चा पक्का। रजिस्टर करवाने हैं पाकिस्तान में कितने दिन में? टाइम 30 डेज ही है, लेकिन ये 30 दिन कहाँ से शुरू हो गए? जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन से नहीं, जिस दिन नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में पहुंचते हैं। ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान का कंसेप्ट याद है ना? नहीं याद, ये वीक है आपका कंसेप्ट, इसीलिए आईकैप बार बार यही पूछ रहा है। ये आईकैप का अब रिसेंट अटेम्प्ट्स में फेवरेट बन चुका है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान वाला। Under the provision of Companies Act 2017, I discuss the duties of OL with regard to registration of above mortgage and consequences of non-registration.
ठीक है, हमने प्रोसेस तो बता दिया। अच्छा, दोनों का इकट्ठा प्रोसेस बताएंगे क्या अलग-अलग? अलग-अलग। दोनों का इकट्ठा प्रोसेस क्या अलग? दोनों का लीगल स्टेटस अलग, लीगल रिक्वायरमेंट्स अलग बताएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है? अच्छा, ये सेम ही है, ये सेम ही है, इनमें फर्क नहीं बताया। सेम क्या होगा? वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड क्रेडिट। इस सेंटेंस का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं। और हाउएवर कंपनी स्टिल कॉन्ट्रैक्चुअली लायबल टू पे, लेकिन स्टेटस क्या होगा इसका? डाउनग्रेड हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर, अनसिक्योर्ड डेट बन जाएगा। इस डेट का स्टेटस क्या होगा? सिक्योर्ड नहीं रहेगा। क्या? हालांकि एग्रीमेंट कर लिया, चाहे डेटर क्रेडिटर ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, डेट है, कंपनी पे करेगी, लेकिन अनसिक्योर्ड डेट के तौर। क्लियर जी? फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम? इसमें ड्यूटी हमने बता दी क्वेटा की, ड्यूटी बता दी लंदन की, और फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्टर। सेकंड में कह रहा है स्टेट द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। अच्छा, मेरा ख्याल है सिर्फ मेंबर ही कर सकते हैं, क्रेडिटर भी कर सकते हैं। अच्छा, क्रेडिटर कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो मेंबर और क्रेडिटर नहीं है वो भी कर सकते हैं। हाँ जी, शाबाश। जो मेंबर और क्रेडिटर्स है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं विदाउट फी, और जो अदर पार्टीज हैं, जैसे मैंने अगर अभी लोन दिया नहीं, देना है लोन, लेकिन मैं पहले देखना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी कौन सी है, उसके ऊपर किस किसने मॉर्गेज चार्ज क्रिएट करवाया, देखना चाहूंगा ना, तो उसके लिए तो मुझे रजिस्टर मॉर्गेज चार्जेस चाहिए, तो मेरे पास राइट है, देख सकता हूँ, लेकिन फीस पे करके। क्वेश्चन 2 में कोई प्रॉब्लम? असाइनमेंट में और कौन सा क्वेश्चन था? एक ही नहीं था, एक ही था। ये समझते क्या मुझे हैं? सरकारी कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं, एक ही था। वॉल्यूम, ये चैप्टर 7, और वॉल्यूम 1 के भी क्वेश्चन थे 2, और वॉल्यूम 2 के 3 क्वेश्चन है, 2, 3 और 4। 2, 3, 2 है अभी, 3 तो भी रहता है, 3 को पढ़ते हैं, 4 भी कहूंगा इसके बाद रहता है, क्योंकि रहता है तो फिर रहता है। 2, 3 under the provisions of Companies Act 2017 describe the circumstances in which registrar has power to make entries of satisfaction and release of charge in the register of mortgage and charges without intimation from company। without intimation सबसे अहम लफ्ज पूरे क्वेश्चन में कौन सा है? विदाउट। भाई ये कैसे हो सकता है? रजिस्ट्रार को कंपनी ने इतलाई ना भेजी हो, रजिस्ट्रार फिर भी एंट्री कर लेगा, रजिस्ट्रेशन की के सेटिस्फेक्शन की? सेटिस्फेक्शन बोले तो क्या मतलब है? पेमेंट। पेमेंट की क्या एंट्री कर सकता है रजिस्ट्रार खुद से? कंपनी ने इतला नहीं दी फिर भी कर सकता है। वो किन हालात में? ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी उस पे? जब उसे एविडेंस मिले, सफिशिएंट एविडेंस मिले, जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाए। क्या? डेट हैज बीन पेड, प्रॉपर्टी हैज बीन, प्रॉपर्टी नो मोर रिलेट्स टू कंपनी, या प्रॉपर्टी हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज। अच्छा, अब ये उसे इतला कहाँ से मिलेगी? इसके ऊपर लॉ साइलेंट है कि कंपनी नहीं बताएगी तो फिर कौन बताए? उसके मुखबर होंगे, उसके लैंडर भी हो सकता है अखबार में इश्तिहार आ जाए, या किसी भी लॉ ने इसके ऊपर जोर नहीं दिया तो सेटिस्फैक्ट वो रजिस्टर कर सकता है। क्लियर? इसमें और मजीद कोई पॉइंट था? नहीं, सिर्फ उसने यही बताया था कि कर सकता है और किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है, हमने बता दिया। क्या थी फिर बताया? 3 सिचुएशन कौन कौन सी थी? प्रॉपर्टी, डेट हैज बीन पेड, प्रॉपर्टी हैज बीन रिलीज फ्रॉम चार्ज, और या प्रॉपर्टी इज नो मोर ऑफ कंपनी। शाबाश। क्वेश्चन 4 लिखा हो, इसीलिए रिटन फॉर्म में असाइनमेंट दी जाती है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। आगे ना काम। ये 4
On 15th August 2015, Masoom Limited repaid the short-term running finance facility it had obtained from AB Bank Limited against a floating charge on the stock in trade and book debts of the company. Repay कर दिया. इसका मतलब है ये रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट नहीं है, सेटिस्फैक्शन वाला कंसेप्ट है. रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट कोई और था, सेटिस्फैक्शन वाला कंसेप्ट कोई और है. अच्छा अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? उसने रीपे कर दिया. अच्छा किया. क्या पूछ रहे? इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एंड ब्रीफली डिस्क्राइब ड्यूटीज ऑफ मासूम लिमिटेड एंड द रजिस्ट्रार अंडर अबव सर्कमस्टेंसेस. ये एक नहीं दो क्वेश्चन हैं. ड्यूटी ऑफ कंपनी, ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार. ड्यूटी ऑफ कंपनी में रीपे कर दिया. क्या करना है? विद इन कितने दिन? 30 डे. इतला पहुंचानी है किसको? रजिस्ट्रार. अच्छा किसने? मासूम लिमिटेड ने के बैंक ने? मासूम लिमिटेड ने. क्लियर? एविडेंस के साथ. अच्छा फिर इसके बाद क्या करना है? रजिस्ट्रार ने नोटिस भेजना है लेंडर को कि भाई तेरे को कितने दिन दिए? 14 दिन दिए. 14 डेज के अंदर अंदर जवाब दाखिल करो. क्या कि व्हाई नॉट दिस चार्ज शुड बी रिलीज्ड. भी हो गया 14 डेज के अंदर अंदर. अगर हाँ, लेकिन एक सिचुएशन में ये नोटिस नहीं भेजा जाता जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब कंपनी मासूम लिमिटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक से लेके साथ ही फाइल कर दे, उस सूरत में नोटिस की जरूरत नहीं, चार्जशीट करेगा. लेकिन अगर ये फाइल नहीं किया गया, अब यहाँ से दो ऑप्शंस खुलेंगी. ऑप्शन 1 14 डेज के अंदर कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होता तो रिलीज कर देगा. नंबर 2 14 डेज में ऑब्जेक्शन फाइल हो जाता है तो नंबर 1 अपने पास नोट कर लेगा ऑब्जेक्शन आया. नंबर 2 रिलीज नहीं करेगा चार्ज से. नंबर 3 मासूम लिमिटेड को इन्फॉर्म कर देगा. 3 काम क्या करने हैं? वो अपने पास जो है रिकॉर्ड रखेगा और जो है वो रिलीज नहीं करेगा और साथ ही इन्फॉर्म करेगा कंपनी को. कंपनी को इन्फॉर्म करेगा. शाबाश. कंपनी का नाम क्या था? यही इसी के ऊपर तो गौर करते रहो सारे क्वेश्चन में. ये कितनी कंसेप्ट बताया भाई. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है. ये सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड था. ये क्वेश्चन 4 सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड था. क्वेश्चन 2 किससे? रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था. तो बहाने से दोनों 2 सवाल 2 कंसेप्ट रिवाइज हो गए. क्लियर? अब चलते हैं हम अपने वॉल्यूम 1 की तरफ. चाहे दूसरे लेक्चर में मिलेगी, पहले लेक्चर में नहीं मिलेगी. नहीं नहीं बिस्किट नहीं मिलेंगे. बिस्किट कल मिलेंगे. आज सिर्फ चाय मिलेगी. बोले यस का नो? कितनों का नो है? कितनों का यस है? 4 जिनका यस है ना उनके लिए चाय ले आओ. 5 का यस हो गया. और 6 7 8 दोस्त की तरफ से. इसके दोस्त के लिए भी इसके छोटे भाई का हिस्सा भी इसको दे देना. जब चीज लेनी होती है तब छोटा भाई कहते हैं, वरना कहते हैं बड़े भाई को लेके आओ. चलिए जी, ले आ भाई सबके लिए चाय ले आ. कितनी कोशिश कीजिएगा. हाँ जी. लेकिन ऐसा ना हो चाय आए अभी, चूंकि 20 मिनट के बाद आपकी चाय आते आते आधा घंटा मस्ट है. तो हाँ नहीं रहने दे, फिर रहने दे. अच्छा कितने बाकी जिनकी क्लास है उनके लिए कल अरेंजमेंट कर ले. मनोरंजन का इंतजाम होगा कल. उसके चाय के साथ कुछ और भी इंतजाम करेंगे. आज सेकंड क्लास जो 11-20 के बाद कितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे? 11-20 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चाय. 7 बिस्किट फूफू घर आया है. 7 बिस्किट भी हो जाए है. साथ में मजीद तेरी फरमाइशें बढ़ती जाएगी. चुप करके पढ़. इधर घर क्या 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 आए हो? मैं सीए करने जा रहा हूँ क्या पार्टी करने जा रहा हूँ? चलिए चलिए बस कर दीजिए. टाइम बस इतना काफी है जो हमने ज़ाया कर लिया. अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2. अच्छा पहले ऐसा करते हैं डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं.
फिर इसके बाद क्वेश्चन 1 और 2 की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के हवाले से एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन अहम है, वो बाज़ औक़ात पूछ लेता है, 6-7 नंबर का मुफ्त का क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन में, इसलिए आपने कोशिश करनी है डेफिनेशन को कंप्लीट याद करें। और जब हम कहते हैं लॉ में कंप्लीट डेफिनेशन, तो इससे मुराद उसकी एक्सेप्शन भी होती हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, अब वो हमारे भाई जो मैटर लिखते थे वो तो नहीं है, तो हमें प्रोजेक्टर से ही काम चलाना पड़ेगा। कोई हर्ज तो नहीं है प्रोजेक्टर से पढ़ने में, इजाज़त है? चलिए। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इक्विटी, लोन एंड एडवांस, ये हमने पढ़ लिया, सिर्फ क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आपकी। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इक्विटी, लोन्स, एडवांसेस एंड गारंटीज बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, यानी जो मर्जी कह दें, लेकिन अगर उसकी नेचर इक्विटी, लोन्स, एडवांसेस, गारंटी के तो इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। इसमें केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, एक लोन को और एक नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट को। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ये ना समझिए किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं आप तो वो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप किसी कंपनी को लोन देते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट है। केस स्टडी में अक्सर लोन का जिक्र करेगा, तो ताकि आपका ध्यान इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाए, लेकिन फौरन आपने पिक कर लेना है कि इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स लोन, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कंसिडर्ड एज इन्वेस्ट। नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट क्या है? किसी को उधार माल दे देना, ठीक है, किसी को उधार। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट की गई है? नहीं। जैसे नॉर्मली फर्ज कीजिए हमने अपने किसी कंपनी गाड़ी खरीदनी है, नॉर्मली भी जिस पर्सन ने गाड़ी खरीदनी है वो एडवांस में पेमेंट करता है, हमने भी एडवांस में ही पेमेंट कर दी, अभी बदले में गाड़ी आई नहीं, वो 6 महीने बाद मिलेगी। क्या ये जो एडवांस में पे किया ये इन्वेस्टमेंट है? ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है, नॉर्मली ऐसा ही होता है उस बिजनेस में। तो डेट इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट नहीं है। डेट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये केस स्टडी के की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। फिर इसके बाद एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन, आपको याद होगा वो हमने डेफिनेशन कवर की थी लेफ्ट साइड पे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, डायरेक्टर और ओनर को रख के, और फिर राइट साइड पे सोल प्रोप्राइटरशिप और वो क्या था 1 by 1 इफ ए पर्सन रिलेशन बनाए थे, पर्सन इधर भी सोल प्रोप्राइटर उधर भी सोल प्रोप्राइटर, तो वो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स, इधर पार्टनर उधर सोल प्रोप्राइटर अंडरटेकिंग। अच्छा, हमने लेकिन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग डेफिनेशन की हद तक पढ़ेंगे। एसोसिएटेड अंडरटेकिंग और एसोसिएटेड कंपनी में क्या फ़र्क है? अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है वो कंपनीज हैं, तो हम उन्हें कहते हैं एसोसिएटेड कंपनीज। और अगर उनमें से कोई एक या दोनों कंपनीज नहीं है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप है, तो उन्हें एसोसिएटेड कंपनीज नहीं कहते, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन केस स्टडी के डेफिनेशन की हद तक हम याद कर लेंगे। देखिए क्या कि एनी 2 or more कंपनीज आर अंडरटेकिंग मीन ऑर्गेनाइजेशंस आर एसोसिएटेड इफ दे आर इंटरकनेक्टेड विच ईदर इन फॉलोइंग मैनर, अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। कैसे? इफ ए पर्सन हु इज द ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर और होल्डर ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर, क्या 4 चीजें पूरी करवाएं, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर और होल्डर ऑफ 20% और वो मोर वोटिंग पावर। फिर से ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर और होल्डर ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर। अच्छा बताइए, वोटिंग पावर से मुराद ऑर्डिनरी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर के कोई से भी? ऑर्डिनरी, बेहतरीन। इसका मतलब है केस स्टडी का पॉइंट, एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए ऑर्डिनरी शेयर गिनने हैं, प्रेफरेंस शेयर इग्नोर करने हैं। ऑर्डिनरी शेयर गिनने हैं, प्रेफरेंस शेयर इग्नोर करने हैं। कह रहे हैं पर्सन हु इज ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर और होल्डर ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर्स इन ए कंपनी और अंडरटेक इज आल्सो फिर उसके बाद फिर कॉपी पेस्ट, इज आल्सो ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर और होल्डर ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर्स। तो दोनों क्या होंगी आपस में? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, यहाँ एसोसिएटेड कंपनी। अच्छा जरा क्विक रिकैप एक्सरसाइज, इधर डायरेक्टर है, उधर दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, एसोसिएटेड कंपनीज हैं, इधर 25% शेयर होल्डिंग, दूसरी कंपनी में 30% एसोसिएटेड कंपनी है,
अच्छा, इधर डायरेक्टर दूसरी कंपनी में 10% शेयर होल्डर, इधर डायरेक्टर दूसरी कंपनी में 25% शेयर होल्डर, ये एसोसिएटेड है क्या? फिर से इधर डायरेक्टर दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर होल्डर, 20% शेयर होल्डर, एग्जैक्ट 20% शेयर होल्डर है तो फिर भी एसोसिएटेड है। यानी कॉमन डायरेक्टरशिप भी हो सकती है, कॉमन शेयर होल्डिंग भी हो सकती है, एक जगह पे डायरेक्टर दूसरी जगह पे शेयर होल्डर भी है। अब वो एग्जाम्पल जो उसने डेफिनेशन में नहीं बताई लेकिन केस स्टडी में पूछता है ना जी बात। शाबाश। अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लिए तो दोनों एक दूसरे की एसोसिएटेड हो जाएंगी। ये बताइए, ये पहले वाली लाइन सारी क्लियर हुई? हाँ, इसमें यह कह रहा है कि जो शेयर स्पाउस और माइनर चाइल्ड के होना समझे जाएंगे वो उसी के हैं। स्पाउस और माइनर चाइल्ड के शेयर्स हो ही ना, शेयर्स ना हो तो फिर नहीं गिने जाएंगे, फिर नहीं गिने जाएंगे। स्पाउस अलहदा नेचुरल पर्सन है, माइनर भी नेचुरल पर्सन ही है, लेकिन वो डिपेंडेंट समझे जाते हैं ना, डिपेंडेंट समझे। आप जब बड़े होंगे किसी सरकारी महकमे में अफसर लगेंगे, माशाल्लाह करप्शन करने को दिल करेगा तो करप्शन करके अपने नाम पे जायदाद बनाएंगे। देखा देखा, ठीक है ना। तो इसीलिए लॉ ने इन रिश्ते, क्योंकि ये वो रिश्तेदार है जिन्होंने साथ ही रहना है, बाकी और भी रिश्तेदार होते हैं वो भाग भूग जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसी भी एग्जाम्पल्स है, कभी हिस्ट्री पढ़ें कि करप्शन कर करके कज़न के नाम पे, चचा के नाम पे प्रॉपर्टी बनाई ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो कहे हमारे नाम पे तो कुछ है ही नहीं, सारी उम्र करप्शन की, उसके बाद और चचा के नाम पे, ठीक है, ताकि बाद में उनसे वापस ले लेंगे। उसके बाद डेथ हो गई, बीवी बच्चे कहने लगे चचा से प्रॉपर्टी, कहते प्रॉपर्टी कैसी ले सकते हो तो कानूनी कार्रवाई करके ले लो, सारी उम्र गुनाह भी कमाया कुछ हाथ भी नहीं आया। ऐसे भी होता है। तो अपना नाम क्या खाओ, करप्शन किया फौरी खाओ पियो मौज मस्ती करो, संभाल के रखने की क्या है, और गुनाह भी किया और फिर उसका एंजॉय भी नहीं किया, ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। ठीक है, जब भुगतना है आगे चल के तो यहाँ तो ऐसे, लेकिन ऐसे भी होता है। और बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या है भला, यकीन कीजिए, लेकिन ये जब आप गलत काम कर चुके होते हैं ना फिर आपको पता चलता है कि बड़े सही कहते थे कि ये काम नहीं करना, लेकिन जब तक काम करते नहीं तब से करप्शन से ज़्यादा बेहतर है थोड़ी सुकून, क्योंकि देखे खाना तो उतना ही होता है। और यकीन कीजिए ये मुहावरा नहीं है, ये सच में है, ठीक है, खाना जो है। बहरहाल चलें, छोड़े, आगे चलते हैं, आगे आपकी मर्जी। हाँ, तो बेहतर सिंपल रूल, करप्शन ना करना करप्शन करने से बेहतर है, सिंपल। अब क्या आप बंदा डिटेल में जाए, बाकी जिसने यकीन करना करे, जिसने नहीं यकीन करना आजमा ले, और करप्शन करके देख ले। चलिए आगे चलते हैं। तो अच्छा, ये बात समझ आ गई सारी? यहाँ पहला पॉइंट का एक एक लफ्ज़ समझ आ गया, एक एक लफ्ज़ भैया, स्पाउस माइनर चाइल्ड समझ आ गया। इफ दूसरा पॉइंट अजीब है, इफ कंपनीज आर अंडर, ये आपको एक प्रीवियस कंसेप्ट की तरफ लेके जाएगा, और जो वो बताएगा प्रीवियस कंसेप्ट कौन सा है, ये इसका ताल्लुक प्रीवियस किस कंसेप्ट से है, ये मैं नहीं बताऊंगा किस चैप्टर में। इफ कंपनीज आर अंडर, हाथ उठा के बताना, हाथ उठा, इफ कंपनीज आर अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट आर कंट्रोल, शाबाश, ये सब्सिडी और होल्डिंग की बात कर रहा है। बल्कि आगे क्या भी दिया उसने, R1 इज द सब्सिडी ऑफ अनदर। अब जरा इसकी कहानी, ये इतने सिंपल नहीं है जितना नजर आ रहा। देखने में क्या है, इफ कंपनीज आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट आर कंट्रोल, R1 इज द सब्सिडी ऑफ अनदर। अब जरा इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इसको, ये है जी होल्डिंग कंपनी H1, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है S1।
क्या ये दोनों होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड कंपनी है? बिल्कुल। कैसे पता चला एसोसिएटेड है? डेफिनेशन में लिखा वन इज द सब्सिडरी ऑफ अनदर। फिर इसके बाद S1 की एक और सब्सिडरी है S2। याद है हमने रूल पढ़ा, सब्सिडरी की भी सब्सिडरी होती है जितनी लेयर्स तक लॉ कहेगा। लेयर्स वाला लफ्ज याद है? सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है, ये कंसेप्ट पता है ना? तो बताइए क्या S1 और S2 एसोसिएटेड हैं? S1 और S2 एसोसिएटेड नहीं है? हैं। S2 और H1 एसोसिएटेड हैं। बिल्कुल। कैसे? सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है और सब्सिडरी एसोसिएटेड होती है। ठीक है? और कहूं? और फिर से अच्छा, इस सब्सिडरी की एक एसोसिएटेड कंपनी है। ये इधर भी एक डायरेक्टर कॉमन है, इधर भी एक डायरेक्टर कॉमन है, ये भी एसोसिएटेड हो गई ना। ठीक है? A1 ये किसकी एसोसिएटेड हुई? किस की एसोसिएटेड हुए? हाँ उसकी हो गई तो उसकी बिल्कुल ठीक है। आगे चले, ये है S3, H1 और S3 होल्डिंग सब्सिडरी है, एसोसिएटेड भी हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड है लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। ये ठीक है भाईजान? ये कैसा अर्ज किया? ये ठीक है? लिखना, फिर इसको लिखना। हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड होती है लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती। फिर से मुकर्रर, हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड होती है लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती। नहीं, तशरीह एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कहते होते हैं, वो तो पूछे केस स्टडी के अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 25% शेयर खरीदे तो दोनों एसोसिएटेड कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी कोई नहीं। और अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 55% शेयर खरीदे तो होल्डिंग सब्सिडरी भी है, एसोसिएटेड भी है। शाबाश, इस एग्जांपल को लिख लेना है। ठीक है? 25% एंड 55% के साथ, जहां पे ये रूल लिखा ना, हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड है, हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। अब सवाल मेरा ये है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। S1 S3 क्या ये आपस में एसोसिएटेड है? हाँ जी, शाबाश। कैसे हैं? अंडर कॉमन मैनेजमेंट। और अभी ये समझ आया आपको? इफ कंपनीज आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट आर कंट्रोल, ये दोनों अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है। और वन इज द सब्सिडरी ऑफ अनदर, होल्डिंग सब्सिडरी जितनी भी हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा पॉइंट भी क्लियर, एक एक लफ्ज, पहले का भी दूसरे का भी। तीसरा, इफ अंडरटेकिंग इज मुदारबा मैनेज बाय कंपनी, मुदारबा मैनेज बाय। अच्छा, एक कंपनी होती है जिसे कहते हैं मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। क्या नाम? मुदारबा मैनेजमेंट का। उसकी जिंदगी का मकसद है सूद मिटाओ, सूद मिटाओ, प्रॉफिट शेयरिंग पे आओ। क्या? प्रॉफिट शेयरिंग पे आओ। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसा आइडिया फ्लोट करती है, एक ऐसी कंपनी बनाती है, जैसे मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है ना, उसने बहुत से दूसरी कंपनीज बनाई होंगी। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी ने
बहुत सी दूसरी कंपनीज बनाई होगी। एक हो सकता है रिटेल सेक्टर में, इस भाईजान को रिटेल सेक्टर पसंद है, कौन सा सेक्टर पसंद है? सीमेंट कंपनी, सीमेंट सेक्टर में एक कंपनी बना ली और शुगर सेक्टर में एक कंपनी बना ली। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी ने बहुत से मुदारबाज रजिस्टर करवाती है। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? उसे मुदारबा, और फिर कहती है जो इस्लामी असूलों के मुताबिक, इस्लामिक फाइनेंसिंग के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आ जाए। आपके पास स्किल है, पैसा नहीं है, और आप बैंक के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि बैंक सूद मांगता है, तो आप किधर जाएं? मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी के पास। वो किसी ना किसी मुदारबा में आपको ऐड कर देंगे। इन भाईजान के पास पैसा है, ये कमाना तो चाहते हैं लेकिन सूद नहीं कमाना चाहते, तो ये क्या करें? ये भी मुदारबा के पास आ जाए। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी कि जो इन दोनों का, जिस मुदारबा में दोनों इंटरेस्टेड होंगे उसमें एक का पैसा लगाएगी, दूसरे के स्किल, उसे कहेगी लो मैनेज करो, प्रॉफिट कमाओ, और इन दोनों की सिक्योरिटी के लिए कि ये उसके पैसे लेके ना भाग जाए या ये उसको बाद में प्रॉफिट ना दे, मुदारबा ऊपर कंट्रोल कर रही है। अब मुझे बताइए, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी बड़ी जो कि बेसिकली कंट्रोल कर रही है डिफरेंट मुदारबाज को। लफ्ज़ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी में और मुदारबा में फ़र्क समझ आया? तो मुझे बताइए, क्या मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और मुदारबा जो अलहदा रजिस्टर हुई है, इनमें कोई रिलेशनशिप समझ आता है आपको? क्या है ये? एसोसिएटेड कंपनीज है कि नहीं है? तो यही बात कर रहा है, इफ द अंडरटेकिंग इज मुदारबा विच इज मैनेज्ड बाय कंपनी, या कंपनी के बजाय मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी लिख दें तो पूरा नाम है। तो एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी जितने भी मुदारबाज बिजनेस चला रही होती है उसके एसोसिएटेड है। वो जो मुदारबाज आपस में भी एसोसिएटेड, क्योंकि अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है। भाई क्लियर ये एसोसिएटेड की डेफिनेशन। अब चलते हैं इसकी एक्सेप्शन की तरफ। ट्विस्ट तो कहानी में अब आया, ट्विस्ट तो कहानी में अब आया। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? वो सिचुएशंस जिन पे जनरल प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। पहले कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा हमने, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया बताएगा 100 रुपये इनाम पाएगा। पढ़ा था ना चैप्टर 3 में। एक पढ़ा था रेगुलर डायरेक्टर का क्राइटेरिया, वो माइनर वाला, अनडिस्चार्ज, वो नहीं पूछ रहा। हाथ उठा के 50% से अब ना मिल पाएगा, अब ना ढूंढे, अब ना मिल पाएगा। HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हो, बाकी नहीं आता, बस ये। अगर वो नहीं है तो 15 साल और मिला के भी नहीं बता सुना ना। अगर तुम ट्रेनिंग कर ली तो एग्जाम्पशन ले ले आके। अगर ट्रेनिंग कर लिया तो एग्जाम्पशन, ट्रेनिंग कर लिया तो एग्जाम्पशन किस चीज़ की लेगा? और ट्रेनिंग की है उसकी एग्जाम्पशन होती है, खुदा का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये ऐसे आई कि आपके इंग्लिश का पेपर दीजिए और पास होने के बाद एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ले लें उसका। वो कहेगा एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट हुआ, चाहे कोई बात। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बाहर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी होता है कोई, ये तो पता है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एसोसिएटेड का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है? एक कंपनी में वो डायरेक्टर है, कॉमन डायरेक्टर है, एक में भी दूसरी में भी, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो दोनों कंपनी एसोसिएटेड नहीं होंगी। अगर डायरेक्टर एक पर्सन है, ये भाईजान, एक कंपनी में 25% शेयर है, दूसरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नहीं, और अगर रेगुलर डायरेक्टर होते फिर शाबाश, यही कंसेप्ट है। दूसरा, डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, और आगे कहानी चला रहा है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड कंट्रोल बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल। भैया एग्जाम में हेडिंग जहन में आ जाए, बाकी सेंटेंस चला लेते हैं कि नहीं? तो हेडिंग इसकी क्या है? नॉमिनी डायरेक्टर। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो वो एसोसिएटेड की एक्सेप्शन है,
नॉमिनी डायरेक्टर भी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या, अगर कॉमन डायरेक्टरशिप है तो सही, लेकिन एक में रेगुलर डायरेक्टर है, दूसरे में नॉमिनी डायरेक्टर है, तो भी नहीं होगा। नॉमिनी डायरेक्टर पता ना क्या है, सबसे पहले हमने कहाँ पढ़ा था नॉमिनी डायरेक्टर, एक में कोई नहीं बोलेगा, अगर कोई बोला तो प्राइज कैंसल। हमने पूरे कंपनी लॉ में सबसे पहले नॉमिनी डायरेक्टर कहाँ पढ़ा था। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का मजीद। नहीं यार, ये लीजिए, किस जगह पढ़ा था, प्राइस कोई नहीं, अब किस जगह पढ़ा, वो एक्सेप्शंस में, वो मेंबर की नहीं थी, वो डायरेक्टर की थी, कि डायरेक्टर को मेंबर होना लाजमी है, लेकिन 4 एक्सेप्शंस थे, उनमें पहली दफा हमारा वास्ता पड़ा था नॉमिनी डायरेक्टर से, और उसमें हमने 2 तरह के नॉमिनी डायरेक्टर पढ़े थे, एक गवर्नमेंट वाला, क्रेडिटर वाला। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहा है, क्रेडिटर वाले नहीं। उधर एक्सेप्शन में दोनों पढ़े थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से वाला, जो गवर्नमेंट ओन कर रही है, कौन से वाला, तो बैक एंड में तो गवर्नमेंट आ गई ना। वो बात कर रहा है बैंक ऑफ पंजाब की, बैंक ऑफ खैबर। भाई ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सेप्शन है, समझ आ गया, नॉमिनी डायरेक्टर एक्सेप्शन है, समझ आ गया। Shares owned by national investment trust or financial institution directly or indirectly owned or controlled by federal government or national investment, ये समझ लीजिए गवर्नमेंट का इदारा है जो गवर्नमेंट के सरप्लस पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट करता है, यूं समझ लीजिए। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट, अब इसने जगह जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किसका इदारा है, गवर्नमेंट का, जो मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता है। अब इसकी इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ क्या है भला, कि इसने इन्वेस्ट करना है, अच्छी प्रॉफिट हुआ रहा तो उसको बेच देगा। इन्वेस्टमेंट फंड तो इसी तरह काम करते हैं ना। तो अगर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड ने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं और वो 20% से चाहे ज़्यादा हो भी जाएं, एसोसिएटेड नहीं समझी जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे सीडीसी वाली एग्जांपल थी, सीडीसी वाली, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, कभी सुना है? चले, बहरहाल नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट समझ आ गया, ये गवर्नमेंट का इदारा होता है। किसका? गवर्नमेंट का इदारा। काम क्या है? मुख्तलिफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। ये फिर भी एसोसिएटेड का स्टेटस नहीं बनेगा इससे। और शेयर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी, नॉट बेनिफिशियली ओन्ड बाय। ये बता था सेंट्रल डिपॉजिटरी क्या है? ये बैंक है, ये एक तरह से बैंक है, लेकिन फर्क क्या है? आम बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं, पैसे ट्रांसफर करवाते हैं एक से दूसरे के अकाउंट में। सीडीसी में शेयर जमा करवाते हैं कंपनीज के, और एक सेलर बायर से दूसरे इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं। अब खुद बताए सीडीसी, अब जो बैंक को मैं पहले पैसे जमा करवाए, वो बैंक के पैसे हैं कि मेरे पैसे हैं अमानतन? उनका बेनिफिशियल ओनर बैंक है कि ओनर मैं हूं, उसके पास अमानतन रखवाए हैं। उसी तरह सीडीसी के पास हमने जो शेयर्स रखवाए हैं उनका मालिक हालांकि वो सीडीसी के नाम पे होते हैं ताकि शेयर ट्रांसफर करने में आसानी हो, लेकिन उनका असल मालिक कौन है? इन्वेस्टर। अगर सीडीसी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर भी आ जाए ना, तो वो उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो उसके अपने नहीं होते, दूसरों के होते हैं। हाँ, अगर अपने पैसों से सीडीसी कोई शेयर खरीद ले फिर वो हो सकते हैं होल्डिंग से। फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है शेयर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी बट नॉट बेनिफिशियली ओन्ड बाय इट। इससे कोई एसोसिएटेड कंपनी बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। क्लियर हुआ? चारों फिर से एक्सेप्शंस क्या है एसोसिएटेड कंपनी की? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सेंट्रल में। 2 एग्जाम्पल डायरेक्टर वाली है, 2 शेयर होल्डर वाली, क्योंकि एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में भी हमने शेयर होल्डर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर ही जोर लगाया है। इन्हीं 2 पोजीशन से एसोसिएटेड नॉर्मली डिटरमिन होती है ना। तो एक्सेप्शन में भी 2 एक्सेप्शन डायरेक्टर की है,
इंडिपेंडेंट और नॉमिनी, और दो हैं शेयर होल्डर की, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। फिर से 4 एक्सेप्शन कौन कौन सी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। आखिरी दफा भाई की फरमाइश पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। एक्सेप्शन याद करते करते अजीब मामला हुआ, डेफिनेशन भूल गए। अब डेफिनेशन भी रिवाइज कर लें कि दो कंपनी कब एसोसिएटेड बनेंगी। 3 पॉइंट्स थे, 4 एक्सेप्शन थी। 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स कौन से हैं? इफ ए पर्सन आर पार्टनर आर डायरेक्टर आर होल्डर ऑफ 20% आर मोर वोटिंग राइट्स इज आल्सो ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर आर होल्डर ऑफ मोर देन 20% वोटिंग राइट्स। और दूसरा पॉइंट कौन सा था? इफ बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल और वन इज द सब्सिडी ऑफ अनदर। और तीसरा पॉइंट कौन सा था? इफ मुदारबा इज मैनेज्ड बाय मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? डेफिनेशन, ये अहम डेफिनेशन है, लेकिन कहता है केस स्टडी की टिप्स जाते जाते तो सुन लें, वरना रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा, केस स्टडी हाथ नहीं आएगी। पहला, इफ यू आर आस्क्ड इन एग्जाम टू डिफाइन एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग आल्सो इंक्लूड एक्सेप्शन एंड डेफिनेशन। एक्सेप्शन एंड डेफिनेशन ये तो पहले पढ़ लिया था, सॉरी ये नहीं पढ़ाना था, ये तो पहले पढ़ लिया था। पढ़ाना क्या था वो अगली बात है। कह रहे नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट कंसीडर्ड इन डिटरमिनिंग, ये भी सॉरी ये भी नहीं पढ़ाना, ये पढ़ा, ये नॉन वोटिंग वाला पढ़ा दिया था कि प्रेफरेंस शेयर्स को कंसीडर नहीं कर। पक्का केस स्टडी में भूल तो नहीं जाएंगे। अगली बात, मुदारबा इज इन इस्लामिक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मुदारबा क्या है? इस्लामिक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। किस लिए सेटअप की जाती है? इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग को, ये भी पता है। ए पब्लिक कंपनी जो कि मैनेज कर रही होती है, मुदारबा इज एस्टैब्लिश्ड टू फ्लोट मुदारबा, फ्लोट मुदारबा, मुदारबा क्रिएट करने के लिए मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाती है। किस लिए? मुदारबा क्रिएट करने के लिए। विच आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, यानी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी सेपरेट है, मुदारबाज सेपरेट हैं, लेकिन सेपरेट होने के बावजूद भी एसोसिएटेड है इस परचम के साए तले। हाँ अच्छा, ये भाई एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्वेश्चन तो रह ही गए। असाइनमेंट, अच्छा असाइनमेंट अगले लेक्चर में। चलिए ठीक है जी, आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।